दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ की एक रोमांचक थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री से भरी गजब की सीरीज को जिसका नाम है विक्ता कवि। और आप लोग जानते ही हैं कि साउथ की सीरीज और मूवीज का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए साउथ इंडस्ट्री का यूं ही बोलबाला नहीं है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री एक से एक बेहतरीन मूवी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज की IMDb भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जो कि है 8.5 आउट ऑफ 10। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से जिले में बसे अमीरगिरी गांव से, और ये समय 1970 का होता है। और हम उस गांव में एक रंगदुम नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि शराब के ठेके पर जाकर खूब शराब पीता है। उसी दुकान के पास वीरना नाम का एक आदमी होता है, जो लोगों को जुआ खिलवाता रहता है। रंगदुम जुआ खेलता है और रोज हार जाता है। वीरना रंगदुम से अपने दोस्तों के सामने कहता है कि तुम मुझसे रोज हारते हो, आज मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम उस पहाड़ी वाले मंदिर पर जाकर लालटेन जलाओगे तो मैं तुम्हें अपना बकरा दे दूंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें एक चवन्नी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात यह थी कि गांव का कोई भी आदमी शाम होने के बाद उस मंदिर पर नहीं जाता था। लोगों की पौराणिक मान्यता यह थी कि रात को उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर रंगदुम बकरे के लालच में अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ चला तो जाता है, पर यहाँ उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वह सभी उस चीज को देखकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें उस गाँव के महाराजा को दिखाया जाता है। आज से 25 साल पहले महाराजा के बेटे की गाँव में मृत्यु हो गई थी, इसलिए महाराजा गाँव से दूर अपने सफेद महल में रहने लगा। दरअसल पहाड़ी वाले मंदिर पर एक रात को फेस्टिवल चल रहा था और उसी दिन राजा के बेटे की मृत्यु हुई थी, इसलिए सब लोग उस पहाड़ी वाले मंदिर को शाप समझकर ना वहाँ जाते थे और ना ही उस मंदिर में पूजा होती। उस हादसे के बाद उस मंदिर में मूर्ति की पूजा होना बंद हो गई। राजा हर साल अपने बेटे का पिंडदान करता है और अब भी वह ऐसा ही कर रहा था। तभी वहाँ पर राजा का दामाद रघुपति आता है और वह कहता है कि महाराज श्री सलेम का प्रोजेक्ट अपनी समाप्ति की ओर है। इसके बाद सारा पानी वहाँ छोड़ दिया जाएगा और सारा पानी गाँव में आ जाएगा। हमें इस जगह को जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह राजा साहब से कहता है कि गांव से गायब होने वाले लोगों की संख्या अब 32 हो चुकी है और दिन पर दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। पर राजा कुछ नहीं बोलता और अपने महल की ओर चले जाता है। महल में उसकी प्रजा के कुछ लोग होते हैं, जिसमें रंगदू की बीवी भी होती है। वो राजा से कहती है कि कल रात को मेरा पति भी गायब हो गया, पर राजा उसे और अपनी प्रजा को सांत्वना देकर वहाँ से अंदर चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हैदराबाद में रामकृष्ण नाम के एक बंदे को देखते हैं। उसने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। शहर में जहाँ भी कोई घटना होती है, पुलिस वाले सबसे पहले केस सॉल्व करने के लिए उसे ही बुलाते हैं। दरअसल रामाकृष्ण का सपना डिटेक्टिव बनने का था। अब भी वह एक केस सॉल्व करने आया होता है और एक्यूज को देखकर वह तुरंत बता देता है कि यह मर्डर है या सुसाइड। इसी काम के लिए रामाकृष्ण को पुलिस वालों से थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते हैं, जिससे उसका खर्चा चलता रहता है। उसके इस टैलेंट को देखकर हैदराबाद का नवाब आदम खान रामाकृष्ण को बहुत मानने लगता है। रामकृष्ण के प्रोफेसर का नाम होता है वेणुगोपाल। ये दोनों स्टूडेंट टीचर से बढ़कर अच्छे दोस्त भी होते हैं। यह दोनों साथ में रामकृष्ण की माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए साड़ी की दुकान पर जाते हैं। पता ही बहुत तेज बारिश होने लगती है और यह देखकर रामकृष्ण वेणुगोपाल को वहीं छोड़कर अपनी माँ के पास अपने घर की ओर निकल जाता है। अगली सुबह वेणुगोपाल के पास उसके गाँव से एक लेटर आता है, जिसमें अपने गाँव के हालात को देखकर वह चिंतित हो जाता है। और उस लेटर में यह भी लिखा होता है कि अब तक गाँव से 32 लोग गायब हो चुके हैं। फिर हम उसी समय रामकृष्ण को वेणुगोपाल के पास आता हुआ देखते हैं। तभी वेणुगोपाल थोड़े से गुस्से में उससे कहता है कि कल तुम बिना पैसे दिए कहाँ चले गए थे, उस साड़ी के 50 मुझे देने पड़े। तब राम उसको बताता है कि मेरी माँ को उम्रोफोबिया है, मतलब मेरी माँ को बरसात से बेहद डर लगता है, इसलिए मैं बारिश स्टार्ट होते ही तुरंत अपने घर चला गया। फिर वेणुगोपाल इस चीज को सुनकर अपने गुस्से को भूलकर उसे अपने गाँव के हालात के बारे में बताने लगता है कि हमारे गाँव में एक प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गाँव में जाकर उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो और इसके बदले तुम्हें वहाँ के महाराजा एक अच्छा खासा इनाम भी देंगे। रामकृष्ण वेणुगोपाल से कहता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकता। उसी दरमियान उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और अब उनके इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी। तब मजबूरी में और अपनी माँ के लिए रामकृष्ण वेणुगोपाल से कहता है कि सर मैं आपके गाँव जाऊंगा। तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि अमीरगिरी वेणुगोपाल का गाँव है। इसके बाद रामकृष्ण अमीरगिरी जाता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात लक्ष्मी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है, जो अपनी कार से आ रही होती है। रामकृष्ण को पैदल आता देखकर वो अपनी कार रोकती है और उसे लिफ्ट दे देती है और उसकी बुक से हमें मालूम चलता है कि वो फिलोसफी की स्टूडेंट है। फिर राम उस गांव के महाराजा के पास पहुंचता है और उन्हें वेणुगोपाल जी का लेटर दिखाते हुए कहता है, मुझे वेणुगोपाल जी ने भेजा है, आपके गांव में कोई दिक्कत है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। और राजा उससे कहते हैं कि हमारे गाँव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम यहाँ से अपनी बस पकड़ कर निकल जाओ। फिर रामकृष्ण बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास एक बच्ची आती है और वो उससे कहती है कि क्या आप मेरे पिता को ठीक कर सकते हैं, वो मुझे भूल गए हैं। यह बात सुनकर राम
रामकृष्ण को अपने पिताजी की याद आ जाती है। उसने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा। बचपन से लेकर आज तक उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो राम उस बच्ची से कहता है कि चलो मुझे अपने पिता के पास लेकर चलो। वो बच्ची उसे एक मंदिर में लेकर जाती है और उस मंदिर की खिड़की से उसे अंदर झांकने को कहती है। जब राम उस खिड़की से अंदर देखता है तो वह अचंभित रह जाता है। उस खिड़की के अंदर वाले कमरे में बहुत सारे लोग थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ भूल चुके हो। इधर हमें एक रत्नम नाम के टीचर को दिखाया जाता है जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। पढ़ाते पढ़ाते वह किसी चीज से डर रहा होता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। उधर हम राम को देखते हैं जो उसी मंदिर में सो जाता है और अब वह डिसाइड कर चुका था कि वह गांव के प्रॉब्लम को खत्म करके ही यहाँ से निकलेगा। वह पंडित जी से वहाँ नहाने और फ्रेश होने की परमिशन लेता है और वह पास में बने कुंड में नहाने लगता है। जब वह नहा धोकर निकल रहा होता है तो दैव्य नाम का एक पागल बंदा वहाँ आता है और उससे कहता है कि तुम ही आए हो ना इस गांव की दिक्कत को दूर करने, अब सब सही होगा। और ऐसा कहकर हंसते हुए वह वहाँ से भाग जाता है। इधर राम मंदिर के पुजारी से पूछता है कि इस गांव की समस्या क्या है। वह पुजारी राम को बताता है कि हमारे गांव का जो भी आदमी जंगल की ओर जाता है वह पागल हो जाता है और अपना अतीत भूल जाता है। पुजारी राम से कहते हैं कि यह देवी माँ का श्राप है, बेटा तुम इन सब में ना ही पढ़ो तो अच्छा ही होगा। 3-4 दिन यहाँ रुको और फिर यहाँ से निकल जाओ। राम फिर सीधा उस गाँव के पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उस स्टेशन के ऑफिसर जिसका नाम पटेला होता है वो उससे कहता है कि मुझे हैदराबाद सरकार ने यहाँ भेजा है और आपके महाराज के लोगों ने भी वहाँ का रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ आऊँ और गाँव की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ऐसा कहकर वो उस पुलिस वाले से गाँव के बारे में डिटेल्स लेने लगता है। पटेला उसे बताता है कि 25 साल पहले पहाड़ी वाले मंदिर पर एक हादसा हुआ था जिसके बाद उस मंदिर को बंद कर दिया गया। 2 लोगों ने जब पहली बार उस मंदिर के पास जाने की कोशिश की तो वो वहीं पर बेहोश हो गए और जागने के बाद अजीब सा बिहेव करने लगे। फिर उनके बाद जिसने ऐसा करने की कोशिश की उन सभी लोगों के साथ यही होने लगा। गाँव के मंदिर में 21 लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और रत्ना नाम की एक वैश्या को गाँव के बाहर रखा गया है क्योंकि वह अपवित्र है। फिर रात होते राम और पटेला रत्मा से मिलने जाते हैं ताकि उसे कुछ खाने पीने के लिए दे सकें। उसी वक्त लक्ष्मी वहाँ पर रत्मा के लिए खाना लेकर आती है। पहले तो यह दोनों लक्ष्मी को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं पर फिर बाद में बाहर आ जाते हैं और लक्ष्मी से बात करते करते राम को ऐसा लगता है कि कोई उनको देख रहा है। फिर यह सब रत्मा को उसकी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और उसकी साफ सफाई करने लगते हैं, मतलब उसके हाथ पैर को साफ करना। इसी दौरान राम की नजर रत्मा के हाथ पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। रत्ना के हाथ पर चांद नुमा एक निशान था। यहाँ राम सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है और लक्ष्मी और पटेला से कहता है कि यह शायद कोई आया था और रत्ना को पढ़ना लिखना नहीं आता था इसलिए उसने अपने हाथ पर निशान बनवाया। वो हमें कुछ बताना चाहती है। दूसरे दिन हम उसी टीचर रतलम को देखते हैं जो राजा जी के पास आया होता है। वो उनसे कहता है कि अब मैं इस गांव में और नहीं पढ़ा सकता, मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं और 32 लोगों पर अब उस चीज का असर हो चुका है। राजा साहब उससे कहते हैं कि आप ही हमारे गांव के इकलौते टीचर हैं, अगर आप चले जाओगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी, पटेला और राम आते हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि राजा की देवती होती है, मतलब रघुपति की बेटी। राजा साहब राम को देखकर कहते हैं कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं और तुम भी बेवकूफ मत बनो, अपनी जान खतरे में मत डालो। पर लक्ष्मी की रिक्वेस्ट पर राजा राम को 48 घंटे का समय देते हैं ताकि वह इस रहस्य से पर्दा उठा सके। वहीं बाहर जाते समय राम रतलम को देखता है जो अपनी साइकिल से जा रहा होता है और राम उसको देखता ही रहता है। वो पटेला से कहता है कि कल जब हम रतमा से मिलने गए थे तो वहाँ मुझे किसी के होने का एहसास हुआ था, शायद वहाँ कुछ साइकिल से जा रहा था और हो सकता है कि वह साइकिल रतलम की ही हो। और राम को रतलम पर शक हो चुका था। वो चोरी छुपके उसके घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ राम को एक लेटर ही मिलता है और जब वो उस लेटर को देखता है तो पता चलता है कि वो एक लव लेटर है और यहाँ हमें पता चलता है कि रतलम वैसे रतमा से प्यार करता है। इसी दौरान वो टीचर रतलम वहाँ पर आ जाता है। राम रतलम से कहता है कि तुमने तो उस रतमा से प्यार किया और जब वो ऐसी हालत में है तो तुम गाँव छोड़कर जाना चाहते हो। तब रतलम राम से कहता है कि जब पिछली रात में रतमा से मिलने गया था तो मैंने देखा कि तुम लोग उसकी देखभाल कर रहे थे, उसका अच्छे से ख्याल रख रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम ही उसकी देखरेख कर लोगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी किसी को कुछ नहीं पता कि इस गांव में क्या हो रहा है। जब सबको हकीकत पता चलेगी तो कोई भी इस गांव में नहीं रहेगा। फिलहाल इस गांव में इतने सारे हादसे हो चुके हैं कि यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। आज रात तुम नदी के पास मिलो, मैं तुम्हें इस गाँव के बारे में कुछ बताता हूँ। फिर जब रात को राम रतलम से मिलने नदी के किनारे जाता है तो वो देखता है कि उस नदी में कुछ बोट्स घूम रही होती हैं, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ टीचर रतलम राम से मिलने नहीं आता। अब अगली सुबह राम पटेला से मिलता है और वह दोनों जंगल की साइड निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें वही टीचर रतलम मिलता है जो अपनी याददाश्त भूलकर पागल हो चुका था। फिर गाँव वाले भी उसे कुछ रिचुअल्स करके उसको उसी कमरे बंद कर देते हैं। उसके बाद राम पटेला से सीआरए का रिपोर्ट मंगवा कर पढ़ने लगता है। उसे उस रिपोर्ट से पता चलता है कि 25 साल पहले उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास एक जोरदार फंक्शन का
आयोजन किया गया था। यहाँ अचानक भयंकर बारिश होने की वजह से 106 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हुई कि बारिश की वजह से लोगों की मौत कैसे हो सकती है। काफी सारे ऑफिसर्स ने इस केस को स्टडी किया पर कुछ हाथ नहीं लगा। गाँव वालों को यह मानना था यह देवी माँ का श्राप था और उनके हिसाब से इन जंगलों में कुछ बुरी आत्माएं घूम रही हैं। यह सुनकर रामकृष्ण उस जंगल के अंदर जाने की सोचता है। पटेला उसको बहुत मना करता है पर वह नहीं मानता। जब राम जंगल के अंदर जाता है तो उसे जंगल में 4 लोग दिखते हैं जो लकड़ियां काट रहे थे और वह तुरंत बेहोश हो जाते हैं। वहीं सुबह राम पटेला से आकर कहता है कि मुझे पहले लगा था कि यह किसी इंसान का काम है पर कल मैंने उन 4 लोगों को अपने सामने बेहोश होते हुए देखा पर मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं भी तो वहाँ था पर मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ और ना ही पागल हुआ। राम तुरंत पहाड़ी वाले मंदिर पर जाता है और उसको देखने लगता है। तभी वहाँ पर रवैया नाम का वही पागल बंदा आता है जो उससे कहता है कि देखो ऊपर से कोई आ रहा है। पर राम को उसकी बातें समझ नहीं आती। वह पागल उससे और भी अजीब सी बातें करने लगता है पर राम को कुछ समझ में न आने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। इधर गांव वाले पंचायत में राम से कहते हैं कि तुम हमारे गांव में नए हो, तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज नहीं पता, तुम क्यों रात में जंगल गए? रात के समय उस जंगल में जाना वर्जित है। यह राम कहता है कि आप मना करो या देवी माँ, मैं उस राज को खोल कर ही रहूंगा। तभी एक गाँव वाला राम पर पत्थर फेंक कर मारता है जिससे उसके माथे पर हल्की सी चोट आ जाती है और अब सभी गाँव वाले राम के ऊपर टूट पड़ते हैं पर पटेला उसको बचाकर वहाँ से ले जाता है। उधर हम रघुपति को देखते हैं जो अपनी बेटी लक्ष्मी से कहता है कि हमें पता चला है कि तुम उस शहर से आए लड़के के साथ घूम रही हो, तुम ऐसा करोगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? यहाँ रघुपति आगे उससे कहता है कि चलो तुम अपने कपड़े पैक करो, आज रात हम श्री सैलम जा रहे हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि लक्ष्मी की माँ पैरालाइज हो चुकी है। वहीं लक्ष्मी अपने पिता की बातों को इग्नोर करते हुए उसी रात राम से मिलने जाती है और वह दोनों जंगल के अंदर आग जलाकर बैठे होते हैं। राम लक्ष्मी से पूछती है कि क्या कोई बंदा अचानक अपनी याददाश्त भूल सकता है? लक्ष्मी कहती है कि नॉर्मल केसेस में यह संभव नहीं है पर अगर सर पर चोट मारी जाए और किसी हार्मफुल केमिकल की खुशबू आए तो हाँ यह पॉसिबल है। राम लक्ष्मी को बताता है कि मुझे नोमिया है, मतलब मुझे किसी भी चीज की खुशबू नहीं आती, मतलब इसलिए शायद उस रात में मैं बेहोश नहीं हुआ और ना ही मेरी याददाश्त गई। तभी इन दोनों को बहुत सारी तितलियां एक पेड़ के आसपास चक्कर लगाती हुई दिखती हैं। जब वो दोनों उस चीज को पास से देखने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। राम तुरंत उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी उसे वीरना वहाँ पर मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम तो इसी गाँव के हो ना, चलो इसे हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो। पर वीरना उससे कहता है कि साहब इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि मेरे पास है, आप इसे मेरे साथ लेकर चलो। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर वीरना के घर पहुंचते हैं जहाँ वीरना एक दवाई इंजेक्ट करता है जो उसने बड़े संभाल कर रखी हुई थी। तभी राम देखता है कि वीरना के घर पर वही पत्थर था जिससे आज सुबह उसे मारा गया था और उससे वीरना ने उस खून का सैंपल भी चेक किया था। राम वीरना से पूछता है कि यह सब क्या है। तभी वीरना राम को मारने लगता है और उसे जख्मी कर देता है और कहता है कि आज पूर्णिमा है, आज रात उस फूल से जो खुशबू आएगी उससे पूरा गांव बेहोश हो जाएगा और पागल हो जाएगा। वहीं हम राम को देखते हैं जो किसी तरह वीरना के चंगुल से छूट जाता है और लक्ष्मी को लेकर गांव के साइड में आ जाता है। यहाँ आकर राम देखता है कि सभी गांव वाले हिप्नोटाइज होकर कहीं जा रहे होते हैं। इधर राम लक्ष्मी को सुरक्षित जगह पर छोड़कर उस पेड़ के पास जाने लगता है पर वहाँ फिर से वीरना आ जाता है और राम को रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच बहुत जोरदार लड़ाई होती है पर राम वीरना को कार में डालकर उस कार को उस पेड़ के पास जला देता है। वीरना और वह पेड़ जलकर राख हो जाते हैं और उस पेड़ के जलने की वजह से सब गांव के लोग नॉर्मल होने लगते हैं। अब अगली सुबह राम राजा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने उस पेड़ को तो जला दिया पर मुझे यह समझ नहीं आया कि उस बीमारी का एंटीडोट वीरना के पास कहां से आया। वीरना चाहता था कि सब गांव वाले मारे जाएं। क्या दुश्मनी है वीरना की इस गांव के साथ? यहाँ राजा साहब राम का धन्यवाद करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने गाँव की मुसीबत को खत्म किया है और शायद मेरी भी मुसीबत खत्म कर दी। फिर राजा अपनी बेटी की कहानी सुनाता है कि मेरा बेटा महादेव लंदन पढ़ने गया था, पढ़ाई खत्म करने के बाद वह गाँव आया और एक आदिवासी लड़की से शादी कर ली। उस रात मरने से पहले मेरे बेटे ने मेरे कान में कहा था किले की पूर्व की ओर। इसके बाद मैंने किले के पूर्व की ओर हर एक जगह को छान मारा पर मुझे कुछ नहीं मिला। वह सवाल मेरे मन में सूल की तरह अभी भी चुभ रहा है कि आखिर उसने उस दिन क्या कहा था। कुछ दिनों बाद श्री सैलम प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा और मेरे बेटे का राज पानी में डूबकर कहीं दफन हो जाएगा। फिर राम राजा के पुराने महल में जाता है ताकि कुछ तथ्यों को एग्जीक्यूट कर सके। यहाँ राम को महादेव और उसकी बीवी की फोटो मिलती है और इसी के साथ यह सीरीज यहाँ से सस्पेंस में टर्न लेती है और हमें पता चलता है कि महादेव और कोई नहीं बल्कि राम का ही पिता था क्योंकि महादेव के बगल में उसकी माँ की भी फोटो थी। हुआ ऐसा था कि महादेव के मरने के बाद राम की माँ गांव छोड़कर हैदराबाद चली गई। फिर पटेला राम को उस जले हुए पेड़ के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैंने हर जगह छान मारा पर वीणा की लाश कहीं नहीं मिली, इसका मतलब वह अभी भी जिंदा हो सकता है। तभी वहाँ पर एक आदिवासियों का समूह आ जाता है और उस समूह के साथ वहाँ उसका मुखिया पशुपति भी होता है। वह राम से कहता है कि तुमने व्यर्थ में एक पेड़ की जान ले ली या देवी माँ
का श्राप है जो तुम लोगों पर कहर बनकर बस रहा है। तभी राम की नजर पशुपति की छाती पर बने टैटू पर जाती है। ऐसा ही सेम टैटू उसकी भी छाती पर था पर अधूरा है। राम फिर वहाँ से निकलकर उस महल के पूल की ओर छानबीन करने लगता है। तभी वह वहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राम उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वह भाग निकलता है और यह कोई और नहीं बल्कि रघुपति का बंदा होता है। राम फिर पटेला के साथ पशुपति से मिलने जाता है और उनसे महादेव के बारे में पूछने लगता है। वो बताते हैं कि उस राजा के बेटे ने हमारे धर्म की लड़की से शादी की पर उसने हमारे रीति रिवाजों को ठुकरा दिया, इसलिए देवी माँ ने उसे श्राप दे दिया। राम यह सुनकर वहाँ वापस आ जाता है और रास्ते में पटेला राम से कहता है कि तुम मानो या न मानो, मेरे हिसाब से वीरना और रघुपति के बीच में कोई न कोई संबंध जरूर है। उस रात वीरना पूरे गांव का सर्वनाश चाहता था। उसी रात रघुपति अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाने वाला था और वीरना के पास एंटीडोट होते हुए भी वो किसी को भी नहीं देता था, उसने सिर्फ लक्ष्मी को ही दिया। ऐसा क्यों, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर राम भी सोच में पड़ जाता है और जाकर सीधा राजा साहब से मिलता है। वो उनसे कहता है कि मुझे महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, इससे मुझे चीजों को समझने में आसानी होगी। तो राजा साहब बताने लगते हैं और इसी के साथ सीन पास में चला जाता है और हम देखते हैं कि महादेव अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव आया होता है। सारे गाँव वाले और हम सब परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। तभी महादेव को यह पता चलता है कि इसकी बहन यशोधरा मतलब कि राजा की बेटी रघुपति नाम की लड़के से प्यार करती है। रघुपति के गरीब होने के बावजूद महादेव सबको समझाकर बुझेलाकर दोनों की शादी करवा देता है। उधर महादेव और गौरी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। महादेव ने वादा किया था कि मैं आकर तुमसे शादी करूंगा, पर राजा के ना मानने पर महादेव गौरी को जंगल ले जाता है और कहकर जाता है कि वह अपनी आगे की जिंदगी वहीं गुजर असर करेगा। कुछ सालों बाद उन दोनों को एक बच्चा होता है। वही इस कहानी का मेन किरदार रामकृष्ण है। इसी खुशी की वजह से राजा साहब महादेव को अपना लेते हैं। उस सब वाले दिन गाँव के लोग और आदिवासी उसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं और उस बच्चे की छाती पर अपनी परंपरा के अनुसार टैटू बनवाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर महादेव आता है और कहता है कि यह कितना छोटा बच्चा है, इसको इतना दर्द मत दो, कितने जाहिल हो तुम लोग। और ऐसा कहकर वह बच्चे को अपने हाथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर पशुपति देवी माँ से श्राप मांगने लगते हैं कि हे देवी, इस मूर्ख की बातों का अनुसरण ना करो। पर उसी रात बारिश की वजह से हमारे 100 से अधिक लोग मारे गए और एक जगह पर राजा को महादेव बड़ी नाजुक हालत में मिला। जब राजा ने उसे बचाने की कोशिश की तो मरने से पहले उसने राजा के कान में यह कहा कि महल के पूर्व में इधर हमें रघुपति की कुछ सच्चाई पता चलती है कि रघुपति ने यशोधरा से प्यार का नाटक करके उससे शादी की ताकि उसकी प्रॉपर्टीज हड़प सके। साथ ही आज से 25 साल पहले उसने ही उसे पैरालाइज किया था और जब रघुपति को गुस्सा आता तो वह अपना गुस्सा उस पर निकालता रहता। उसी टाइम लक्ष्मी इस चीज को देख लेती है और बहुत शौक में चली जाती है। वह अपनी माँ के पास आकर उसको दिलासा देने लगती है और कहती है कि मुझे अभी तक तो बस यही पता था कि मेरे पिता सिर्फ एक अच्छे पिता नहीं है, पर वह तो अच्छे इंसान ही नहीं है। दूसरे दिन रघुपति उस मंदिर में चोरी छुपके जाने लगता है और शॉकिंगली इस मंदिर में वीरना पहले से मौजूद होता है। मतलब पटेला की बात सच थी, या दोनों मिलकर गांव की बर्बादी चाहते हैं। इधर राम को राजा की एक बात याद आती है। उसने राजा साहब से पूछा था कि उस दिन उस हादसे में कोई बचा, तो राजा साहब ने कहा था कि हाँ देव्या, पर वह पागल हो गया। उस रात क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। फिर राम देव्या को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर लक्ष्मी की हेल्प से उसे करंट के शॉक देने लगता है। फिर 2-3 बार ट्राई करने के बाद देव्या ठीक हो जाता है। इसे अपना नाम याद आता है। राम उससे पूछता है कि बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था। देव्या बताता है कि उस रात सारे गांव वाले मंदिर के पास पहुंचकर उत्सव मना रहे थे। वह गौरी भी थी। तभी अचानक वहां बारिश शुरू हो गई। यह देव्या बताता है कि यह बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, वह एसिड वाली बारिश थी और वहाँ जितने भी लोग थे वह सब मर गए। लेकिन उस वक्त गौरी, देव्या और रामकृष्ण मंदिर के अंदर होते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। और उस भयानक दृश्य को देखकर देव्या पागल हो गया। इसी वजह से जब भी गौरी मतलब तुम्हारी माँ को बारिश होती हुई दिखाई देती है तो वह डर जाती है। देव्या बताता है कि शादी से पहले तुम्हारी माँ और पिता महल के पूर्व वाले कुएं पर जाकर मिला करते थे। फिर राम उस पुराने कुएं के पास जाकर वापस तहकीकात करता है। यहाँ कुएं के एक पत्थर पर राम लिखा हुआ था। जब राम उस पत्थर को उठाता है तो उसके अंदर एक बैग होता है। राम उस बैग को राजा साहब के पास लेकर जाता है और उसके अंदर देखने लगता है। इसके अंदर कुछ पेपर्स होते हैं जो कुछ केमिकल के फॉर्मूला थे। उसी रात रघुपति के कुछ आदमी उस बैग को हासिल करने के लिए महल में आते हैं। रामकृष्ण इनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वह राम को मारकर वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इससे रामकृष्ण बहुत ही घायल हो जाता है और राजा साहब को भी कुछ काम की वजह से दूसरे गांव जाना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रघुपति के आदमी उस रात भी उसके पास जाते हैं, क्योंकि रामकृष्ण ने उस बैग में फेक पेपर्स रखे थे। इसलिए रघुपति को अपने आदमी दोबारा भेजने पड़े और इस बार साथ में रघुपति खुद आया होता है। वह राम को धमकाने लगता है कि वो बैग मेरे हवाले कर दे। उसी वक्त वहाँ पर राजा साहब भी आ जाते हैं
और रघुपति के आदमियों को गन से मारकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और रघुपति को समझ में आ जाता है कि यह राम और राजा साहब का नाटक था। रघुपति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजा साहब कहते हैं कि देवबिया से मुझे पता चल चुका है कि रामकृष्ण मेरा पोता है। और फिर वह रघुपति से कहते हैं कि बताओ उस बैग को क्यों चुराना चाहते थे। फिर रघुपति सब बताने लगता है और कहानी यहाँ से पास में चली जाती है। रघुपति कहता है कि जब महादेव लंदन से इंडिया वापस आया तो एक दिन रघुपति और महादेव हैदराबाद के नवाब से मिलने उसके यहाँ पहुंचे। महादेव नवाब आदम खान से कहता है कि हमारे एरिया में ढंग से बारिश नहीं होती। मैंने लंदन में बारिश के बारे में रिसर्च की थी। मेरी रिसर्च से यह पता चला कि हम आर्टिफिशियल बारिश करवा सकते हैं। मैंने एक केमिकल फॉर्मूला तैयार किया। उस फॉर्मूले को आसमान में जाकर अगर बादलों में डाला जाए तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे जो बारिश करेंगे, पर इसके लिए मुझे आपके प्लेन की जरूरत पड़ेगी। उस समय तो आदम खान हाँ कर देता है, पर अगले दिन वह रघुपति को अलग से मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि देखो रघुपति, महादेव पूरे गांव में बारिश बरसाकर गांव वालों के लिए भगवान बन जाएगा, पर तुम्हें क्या मिलेगा सोच कर देखो कि अगर तुम उस फॉर्मूले को आउट करवा दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा और मैं पॉलिटिक्स पार्टी में आने के बाद भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इसके बाद वो उसे एक साइंटिस्ट से मिलवाता है जो कोई और नहीं बल्कि वीरना होता है। तभी वहाँ पर एक गाँव का आदमी आता है जो राजा साहब से कहता है कि राजा साहब गाँव के घर जल रहे हैं। यह सुनकर सब वहाँ से उठकर गाँव की ओर चले जाते हैं और इसी बीच वीरना लक्ष्मी को जख्मी करके रघुपति के पास ले जाता है। तभी हमें एक शॉकिंगली बात पता चलती है कि वह आदम खान पाकिस्तान से मिला हुआ है और आदम खान पाकिस्तान के एक बंदे से कहता है कि हमारे एक साथी जोसेफ ने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। अगर वो फॉर्मूला किसी पेड़ में इंजेक्ट किया जाए तो उस पेड़ से एक अजीब सी खुशबू आती है जिसे सुनने के बाद लोग पागल हो जाते हैं और अपनी याददाश्त खो देते हैं। जोसेफ ने उसका एंटीडोट बना लिया है। इसी फॉर्मूले को हम बॉर्डर पर इस्तेमाल करेंगे और इंडियन आर्मी को पागल कर देंगे और वो बारिश वाली फाइल भी जल्दी हमारे हाथ लगेगी। दूसरे दिन रामकृष्ण अपनी माँ को बुलाकर महादेव की कब्र खोदने लगता है। तब जाकर गौरी को यह बात पता चलती है कि इसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह फूट फूट कर रोने लगती है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में चला जाता है और गौरी राम को सब सुनाने लगती है जो कुछ उस टाइम हुआ था। फिर हम महादेव को देखते हैं जिसके पास वीरना नाम का बंदा उसकी हेल्प करने आया होता है। वो उसके हर काम में उसकी हेल्प करता है, पर फिर भी महादेव ने कभी उस वीरना को अपना बारिश वाला वह फॉर्मूला नहीं बताया। और फाइनली वो दिन आता है जिस दिन वह प्लेन उड़ाने वाला था, पर प्लेन गाँव के ऊपर से जाने की बजाय मंदिर की साइड से जा रहा था। तो आदम खान और रघुपति महादेव से कहते हैं कि हमने तुम्हारा फॉर्मूला बदल दिया है। अब बारिश नहीं बल्कि आसमान से आग बरसेगी। अगर तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो तो अपना फॉर्मूला हमें दे दो। पर महादेव मना कर देता है और इन लोगों से बचकर पहाड़ी वाले मंदिर जाने लगता है। पर उसके पहुंचने से पहले यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। काफी सारे लोग मर चुके होते हैं, पर लकीली महादेव गौरी और उसका बच्चा बच जाते हैं। वो यह सब कहानी गौरी को सुनाता है और उसे कुछ पैसे देकर शहर भेज देता है और कहता है कि जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना। गौरी तो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर रघुपति आता है जो उसको घायल कर देता है और रात में वह राजा साहब से मिलता है और उनसे कहता है कि महल के पूर्व की ओर। ऐसा कहकर वो मर जाता है। दरअसल महादेव राजा को बताना चाहता था कि उसने असली फॉर्मूला कुएं के अंदर छुपाया हुआ है, पर यह पूरी बात वह बता नहीं पाता। फिर राम राजा साहब से कहता है कि मुझे उस रात नदी के किनारे कुछ बोट्स दिखी थी। रत्मा भी उस निशान के द्वारा यही कहना चाहती थी कि रघुपति सारे केमिकल्स बोट से लेकर आता था। अब राम कहता है कि उस मंदिर में दोबारा पूजा पाठ स्टार्ट कर दी जाए। तो रात को सब गाँव वाले उस मंदिर के पास जाते हैं। इसी दौरान आदम खान और उसके आदमी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। आजम रामकृष्ण को धमकी देने लगता है कि तुम हमारे बाप का फॉर्मूला हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम सब लोग को मार डालेंगे। राम कहता है कि वो फॉर्मूला देवी माँ के चरणों के नीचे है। यह जानकर आदम अपने आदमियों के साथ खुदाई करने लगता है, पर वहाँ जोसेफ का पागल कर देने वाला फॉर्मूला होता है। तभी राम मौका देखकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उस फॉर्मूले को सूंघकर आदम, जोसेफ और उसके सब साथी पागल हो जाते हैं, सिवाय रामकृष्ण को छोड़कर। फिर रामकृष्ण उन लोगों को जो पागल होकर मंदिर के अंदर बंद थे उन्हें एंटीडोट देने लगता है और पुलिस को बुलाकर रघुपति और आदम खान को गिरफ्तार करवा देता है। और यहाँ से सीन कुछ दिनों बाद होता है जहाँ रामकृष्ण अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेता है और पटेल अपनी जॉब छोड़कर इसी के पास काम करने लग जाता है। तभी रामकृष्ण के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से फोन आता है कि तुमने पाकिस्तान का प्लान फेल कर दिया, इसलिए पाकिस्तान वाले तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। यह सुनकर राम फौरन दिल्ली की ओर निकलने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सीरीज की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी इस सीरीज की कहानी। और मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस सीरीज की कहानी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।